हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है कंसेप्ट्स विद अंकित में। और आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक नए स्टडी एरिया को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टडी एरिया माना जाता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। और अगर हम अपनी सुविधा के लिए पॉलिटिकल साइंस को अलग अलग स्टडी एरियाज़ में बांटने की कोशिश करते हैं, तो हम जनरली इसे 5 एरियाज़ में बांटते हैं, जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी, और जिसमें हम वेस्टर्न थॉट, इंडियन थॉट और पॉलिटिकल थ्योरी के कंसेप्ट्स को रखते हैं। दूसरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जिसे आज हम शुरू करने वाले हैं। और इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें हम एक भाग में उसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं, दूसरे भाग में हम उसके प्रैक्टिकल वे को देखते हैं, जिसमें हम एक स्पेसिफिक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को भी देखते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें, तो हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस के स्पेसिफिक एरिया के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इंडियन पॉलिटी है, जिसमें हम पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जो कि स्पेसिफिकली दो अलग अलग यूनिट्स कर दी गई हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में। इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि एक ऑटोनोमस जो डिसिप्लिन है, बट हम इसको पॉलिटिकल साइंस के ही 5 एरिया में से एक एरिया कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो है मैंने जनरली ये 5 एरियाज़ मुख्य तौर पर पॉलिटिकल साइंस के माने जाते हैं। तो आज के वीडियो सेशन में हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती क्या है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एक स्पेसिफिक एरिया बनाने के पीछे क्या कारण रहे हैं, और हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं जिनको अपनाने से जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ना आसान हो जाए और हमारी समझ अच्छी तरह से विकसित हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, इससे पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखने की कोशिश करते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अगर आपने थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल माने जाते हैं। और एरिस्टोटल ने सबसे पहले कंपैरेटिव मेथड्स यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की फाउंडेशन तैयार की थी। हम सभी जानते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को ईजाद करने में अरिस्टोटल ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उन्होंने अपने देश के मुख्य रूप से 158 संविधानों का उन्होंने जो है वो प्रॉपरली उसकी स्टडी की थी। उसके बाद उसके एसेंस निकाल कर उसके ऊपर प्रॉपरली केस स्टडीज़ तैयार की थी। तो उन 158 संविधानों का तुलनात्मक कंपैरिजन करने का जो सबसे पहले काम किया था, वह अरिस्टोटल ने किया था, अरस्तू ने किया था। तो इसलिए ये माना जाता है कि एंशियंट ग्रीक फिलोसॉफी से के अंदर जो है अरिस्टोटल ने सबसे पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को बनाने की मतलब उसकी संस्थापना करने की काम जो है वो अरिस्टोटल ने किया है। और उसके बाद अरिस्टोटल ने 6 प्रकार की बेसिकली शासन व्यवस्थाओं को बताया था, जिसमें वो मोनार्की, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, गुटतंत्र, पॉलिटी और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। हालांकि डेमोक्रेसी के बारे में जो है वो अरिस्टोटल और उनके जो गुरु यानी कि उनके जो मेंटर थे प्लेटो के विचार बिल्कुल सकारात्मक नहीं थे, और वह नकारात्मक रूप से जो डेमोक्रेसी को डिफाइन करते थे। तो इस प्रकार उसके बाद अगर हम बात करें, तो उसके बाद अरिस्टोटल के बाद मुख्य रूप से काम मॉन्टेस्क्यू ने किया है, जब उन्होंने अपनी किताब स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी थी, जिसमें उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट दिया था, उसका प्रिंसिपल दिया था, सिद्धांत दिया था। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत था, जो वो मुख्य रूप से अमेरिकी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन पावर को एक मुख्य आधार बनाया गया। और उसके बाद तब से जा कर के जो है मॉन्टेस्क्यू के स्पिरिट ऑफ लॉज नामक किताब में जो उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स की फ़िलोसॉफ़ी जो थ्योरी दी थी, उसको महत्वपूर्ण जो है पहचान मिलनी प्रारंभ हुई। फिर उसके बाद अब समझने का प्रयास करते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है। बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, जिससे नाम से ही पता चल रहा है कि कंपैरिजन करना। किस चीज़ का कंपैरिजन करना? बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का, पॉलिटिकल यूनिट्स का। यानी कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे पूरी दुनिया में जो है 200 प्लस देश हैं, उनके अपने अपने जो है शासन व्यवस्थाएं हैं, अपना अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, और मैक्सिमम के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, संविधान हैं। तो उन सभी संविधानों में जो शासन के अंग अलग अलग बताए गए हैं, जैसे कि हम समझते हैं कि जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो लेजिस्लेचर है, जो लॉ को मतलब जो कानूनों का क्रियान्वयन करती है वो एग्जीक्यूटिव होती है। उसके बाद जो उन कानूनों की रक्षा करती है, उनकी व्याख्या करती है संविधान के आधार पर,
मुख्य रूप से यह लोकतांत्रिक प्रणाली की विशेषता मानी जाती है जिसे न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। तो इन सभी अंगों का डेफिनेशंस, उनको किस तरह से बनाना, उन सभी अंगों की आपस में कंपैरिजन करना, तुलना करना ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अदर कंट्रीज़ सिटीजन्स डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स, जिसमें हम एनालाइज करते हैं। इतनी स्टडी करने के बाद हमारा विश्लेषण यह निकलता है कि सर्वोत्तम शासन प्रणाली क्या होनी चाहिए, जैसा कि एंशिएंट ग्रीक फिलोसॉफी में एरिस्टोटल ने किया था। और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल्स जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो सिस्टमेटिक स्टडी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्पेशली अपनी स्पेसिफिक थ्योरीज़ हैं, अप्रोचेज़ हैं, जिनको हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न में जैसे हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनको जानने की प्रयास करेंगे। तो एक सिस्टमेटिक स्टडी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कोई ऐसा पॉलिटिकल साइंस का स्टडी एरिया नहीं है कि जिसमें हवा की बातें की जाती हैं। सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है, प्रॉपरली थ्योरीज़ के अनुसार उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके आधार पर जो है निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट्स निकालने की कोशिश की जाती है। तो मुख्य रूप से हमने समझ लिया कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वह कंपैरेटिव स्टडी करती है अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स की जो कंट्री टू कंट्री वेरी कर रही होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है। उसके बाद निष्कर्ष के तौर पर हम क्या देखने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं देखने की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो हमने कंपैरेटिव स्टडी की है उसमें फॉर एग्जांपल हमने भारत और अमेरिका की स्टडी की है, तो हम उसमें समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं यानी कि समानताएं हैं, और साथ ही साथ उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। भारतीय न्यायपालिका जो है वो अमेरिका की न्यायपालिका से किस प्रकार से भिन्न है, या फिर जो वहाँ की लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेचर है यूएसए का जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, वो भारत की पार्लियामेंट यानी कि भारतीय संसद से किस प्रकार से भिन्न है। तो हम साथ ही साथ सबसे पहले तो हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। उसके बाद हम निष्कर्ष के तौर पर विभिन्न शासन प्रणालियों की जब हम तुलना करते हैं तो उनमें हम समानताएं यानी कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस यानी कि उनमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो सिस्टमेटिक तरीके हैं, उसके अपने सिस्टमेटिक थ्योरी हैं। तो यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जब थ्योरीज है तो किसी ना किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, किसी ना किसी जो थ्योरिस्ट ने दी होगी। तो उसमें से हम कुछ थ्योरिस्ट की, कुछ सिद्धांतकारों की परिभाषा की बात करते हैं। देखिए, हम किसी भी स्टडी में जो है कम सिद्धांतकारों की ही बात क्यों करते हैं, विचारकों की बात क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास एक सिस्टमेटिक नॉलेज होती है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है। देखिए, नॉलेज तो सभी के पास होती है, चाहे कोई विद्यार्थी है, कोई प्रोफेसर है, या कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, या फिर सिद्धांतकार है। परंतु जो सिद्धांतकारों की परिभाषा होती है, उनकी जो परिभाषाएं उनके द्वारा दी जाती हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक होती है, क्योंकि वो उनका स्पेसिफिक रिसर्च एरिया होता है। एक स्पेसिफिक शोध करने के बाद, बहुत ही डीप स्टडी करने के बाद वह उस परिभाषा पर, उस कंक्लूज़न पर लिखते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा से ही जब भी हम डेफिनेशंस की, परिभाषाओं की बात करते हैं तो उसमें हम स्पेसिफिक सिद्धांतकारों की बात करते हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन एम.जी. स्मिथ ने दी है, जो एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। उन्होंने कहा है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैंने बताया कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि चाहे भारत है, अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, हर जगह पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तो होंगे, क्योंकि हर जगह नागरिकों के लिए प्रशासन बनाया जाता है, कानून बनाए जाते हैं और उनके वेलफेयर के नाम पर बनाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक स्वाभाविक बात है कि जो हर एक कंट्री में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और उन ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, क्योंकि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल रूल पाया जाता है, कहीं पर मोनार्की पाई जाती है, चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पाई जाती है। तो वो जो वेरियस फॉर्म्स हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, और उसके साथ हम उनकी प्रॉपर्टीज़, कॉरिलेशंस, वेरिएशंस एंड मोड्स ऑफ चेंज की बात करते हैं। मतलब कहने का भाव यह है कि जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की हम आपस में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, उनका कोरिलेशन देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम समझने की कोशिश करें कि अमेरिकन जो जुडिशरी है उसका इंडियन जुडिशरी के साथ कैसे कोरिलेशन हम बिठा सकते हैं, और मोड्स ऑफ चेंज है जो सोशल चेंज हो रहा है या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल, जिस भी प्रकार का चेंज है उस चेंज के मोड्स क्या हैं। तो ये सारे काम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा जो एम कर्टिस ने दी है, यानी माइकल कर्टिस ने दी है, उन्होंने कहा है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स
कंसर्न रखती है सिग्निफिकेंट रेगुलरिटीज़ के साथ और सिमिलरिटीज़ के साथ। जैसे मैंने पहले बताया कि हम कंपैरेटिव जो स्टडी करते हैं तो हम निष्कर्ष के तौर पर या तो सिमिलरिटीज़ निकालते हैं या फिर हम असमानताएं डिफरेंसेस निकालते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कर्टिस ने बताया कि डिफरेंसेस इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। इन्होंने एक नई चीज़ इसमें जोड़ दी कि पॉलिटिकल बिहेवियर, राजनीतिक व्यवहार, मतलब राजनीति के अंदर राजनीति करने वालों यानी कि राजनेताओं और नागरिकों के व्यवहारों का भी वर्णन करना और साथ ही साथ उनके बारे में निष्कर्ष निकालना भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ही काम है। इसके बाद एडवर्ड ए फ्रीमैन भी कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ द कंपैरेटिव एनालिसिस। ये बिल्कुल कॉमन है, हर एक विचारक की परिभाषा में, हर एक किताब में आपको कॉमन मिलेगा कि कंपैरेटिव एनालिसिस या कंपैरेटिव स्टडी ही होती है और वेरियस फॉर्म्स की होती है, जिसमें किसकी फॉर्म्स की, गवर्नमेंट्स की फॉर्म्स की। और हम कोशिश करते हैं सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देखने के लिए डाइवर्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, मतलब विभिन्न प्रकार के जितने भी राजनीतिक समुदाय हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उन सभी व्यवस्थाओं, समुदायों और समूहों के बारे में, हम सरकारों के बारे में हम एक विश्लेषण निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम किसी भी विषय को पढ़ने की कोशिश करते हैं या शुरुआत करते हैं तो हम उसके नेचर के बारे में भी विश्लेषण करते हैं कि नेचर, स्वभाव क्या है। इसी प्रकार से हम समझने का कोशिश करेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्या नेचर है। विभिन्न विभिन्न विचारकों ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अलग अलग तरीके से उसके नेचर को डिफाइन किया है। एक पहला जो विचारकों का समुदाय है वह कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी मानते हैं। वर्टिकल मतलब जैसे कि एक 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी होती क्या है। सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन अ पर्टिकुलर कंट्री। कहने का बात मतलब है कि जो हम वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी की बात कर रहे होते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, तो हम एक ही कंट्रीज़ के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ, और यू कैन से कि वेरियस लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की आपस में कंपैरेटिव स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंडिया की बात करूँगा क्योंकि आप इंडिया को अच्छे से समझ पाओगे, उसका उदाहरण जो अच्छे से फिट बैठेगा। तो इंडिया में हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी तुलना हम किस प्रकार से राज्यों के राज्यपाल से कर सकते हैं, जो भारत का प्रधानमंत्री है उसकी हम किस प्रकार से जो है तुलनात्मक जो उसका विश्लेषण है, उसकी तुलना है वो राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार की एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर विभिन्न इंस्टीट्यूशंस की आपस में स्टडी करते हैं तो उसको हम वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी का नाम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा भी गया है कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स विद लोकल गवर्नमेंट्स। जैसे कि हम बताते हैं कि भारतीय संविधान ने तीन स्तरों की गवर्नमेंट्स की बात की है, जिसमें एक सेंट्रल लेवल का होता है जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होती है और तीसरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है जिसे हम पंचायती राज प्रणाली और ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के नाम से जानते हैं। तो जब हम एक ही कंट्री के अंदर, एक ही देश के अंदर विभिन्न प्रकार के स्तरों की राजनीतिक संस्थाओं की, राजनीतिक समुदायों की आपस में तुलना करते हैं और उनका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ दूसरा एक व्यू है जो एक दूसरा ग्रुप ऑफ थ्योरिस्ट थिंकर्स मानते हैं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती है वो हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी मानी जाती है। हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है? स्टडी ऑफ वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बिटवीन कंट्रीज़। अब अभी हमने समझा कि जो वर्टिकल स्टडी है वो एक ही कंट्री के अंदर है, बट अब जो है स्टडी जो है वो विभिन्न कंट्रीज़ के अंदर वेरी करेगी। कैसे? जैसे कि मैंने पहले बताया कि भारत की जो है भारत का जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उनकी इंस्टीट्यूशंस की अमेरिका के साथ, जापान के साथ, या फिर आप चाइना की रशिया के साथ कर सकते हो। मतलब जब विभिन्न देशों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी की जाती है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमने अब नेचर समझने की कोशिश की, तो नेचर में बेसिकली हमने दो प्रकार की स्टडी की बात की, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की, जिसमें हमने समझ लिया कि वर्टिकल जो होती है वो विद स्पेसिफिक कंट्री होती है, हॉरिजॉन्टल जो होती है वो अलग अलग कंट्रीज़ में होती है। पर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्टडी में एक कंडीशन और लगा दी जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो एक समान होनी चाहिए। अगर आप भारत की न्यायपालिका की किसी देश की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ जो तुलना कर रहे हो तो आपको दूसरे देश की न्यायपालिका से ही तुलना करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग के साथ, फिर आपका जो विश्लेषण है यूनिट ऑफ एनालिसिस बिल्कुल सही प्रमाणित नहीं हो सकता।
तो यहाँ पर एक कंडीशन है हॉरिजॉन्टल के साथ कि आपको इससे अगर आप किसी जुडिशरी की, किसी देश की जुडिशरी की अन्य देश की जुडिशरी के साथ ही आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, तुलनात्मक स्टडी करनी पड़ेगी लेजिस्लेचर की लेजिस्लेचर के साथ। और अगर आप प्रेसिडेंट की कर रहे हो तो आपको दूसरे स्टेट के प्रेसिडेंट के साथ ही उसकी तुलनात्मक जो अध्ययन करना होगा, तभी आप एक सर्वमान्य और सही प्रकार के निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। बात करेंगे स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। स्कोप का मतलब कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। जैसे मैंने जनरली बताया कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है कंपैरेटिव स्टडी करता है वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, पर हम इसको थोड़ा विस्तृत में समझने की कोशिश करते हैं। तो जिसमें पहला है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमको सिखाते क्या है, हम उसमें पढ़ते क्या हैं, हम उसमें विश्लेषण क्या करते हैं। तो सबसे पहले कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंपैरेटिव जितने भी प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम हैं उनको आपस में उनकी तुलना करना, उसके बाद उसमें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को निकालना। उसका दूसरा बात है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल का मतलब होता है जिसमें हम एम्पिरिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं, मतलब वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करते हैं। और एनालिटिकल विश्लेषण करते हैं, मतलब हम केवल वर्णन ही नहीं करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं साइंटिफिक तरीके से। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो एक हमें सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी की ओर ले जाती है। हमें उस पर साइंटिफिक स्टडी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जैसे कि 1950 के बाद पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियरलिस्ट थिंकर कह रहे थे। और ये बेसिकली जो एनालिटिकल रिसर्च है ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मॉडर्न अप्रोचेज में ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि हम जिसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है उसे थोड़ा इस प्रकार का आइडिया है कि हम पॉलिटिकल साइंस की अप्रोचेज को मॉडर्न और ट्रेडिशनल में अप्रोच कर रहे हैं, जो बांटते हैं। और उसकी जो परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोचेज थी वो बेसिकली नॉर्म्स, वैल्यूज़, व्हाट ऑट टू बी, आदर्शवादिता की ओर जा रही थी। और मॉडर्न में जो है हम साइंटिफिक स्टडी की बात कर रहे थे। तो मेरे कहने का निचोड़ यही है कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एनालिटिकल रिसर्च करते हैं, वो जो बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस की जो मॉडर्न अप्रोचेस के साथ जुड़ा हुआ है। अब तीसरी बात की ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मतलब हम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हमें पता करना हो कि भारतीय विधानमंडल जो है वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। अभी आप ताज़ा एग्जांपल लीजिए कि अभी जो लोकसभा के सेशंस चले थे संसद के, उसमें पूरी तरह से काम नहीं हुआ है और वेस्टेज ऑफ मनी हुई है। तो उसको हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर भी ऐसा क्यों नहीं हुआ है। और अगर हम उसकी तुलना अमेरिका की विधानमंडल के साथ करें, वहाँ की कांग्रेस के साथ करें, तो हमें ये देखने में मिलेगा कि ऐसा क्या कमियां हैं जो भारतीय विधानमंडल में हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। यूएसए की जो कांग्रेस है उसके विधानमंडल से वो किस प्रकार से काम कर रही है। तो हमारा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टडी करने का और कंपैरिजन करने का, ताकि हम उसमें सिमिलरिटीज़ रेगुलरिटीज़ के साथ साथ निष्कर्ष के तौर पर हमने जो प्रश्न लिया था कि हम किस लिए स्टडी कर रहे हैं उसका हम एक रिजल्ट पा सके। तो ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस होती है। इसके बाद स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स होती है। जैसे मैंने बताया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है ना, कि अगर हम भारत की जुडिशरी की जो है वो अमेरिका की या फ्रांस की जुडिशरी के साथ वो स्टडी कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स पॉलिटिकल सिस्टम की वही है कि विभिन्न प्रकार के जो एक स्पेसिफिक कंट्री की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसको हम किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं और किस तरह से उसके निष्कर्ष निकालते हैं, ये भी काम करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसके बाद स्टडी ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड जो है यानी कि स्टडी ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड सोसाइटीज़। अब मतलब इस स्पेसिफिक पॉइंट का मतलब ये है कि हम स्टडी कर सकते हैं कि भारत या फिर आप विकसित और विकासशील देशों का उदाहरण ले सकते हैं कि हम किस प्रकार से उनमें सिमिलरिटीज़ देख सकते हैं, डिफरेंसेस देख सकते हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस समय जो है एक करंट डे की जो डिबेट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, और जैसा कि हम समझते हैं कि जो 1950 के या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जितनी भी अप्रोचेस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आई हैं वो बेसिकली यही बताती हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के में जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के विचारक थे उन्होंने केवल जो विकसित देशों का ही अध्ययन किया है और विकासशील देशों को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट किया है। और ये मानते थे कि अगर आप विकसित देशों की विश्लेषण कर लोगे, उनके अनुसार निष्कर्ष निकाल लोगे, तो आप उनको विकासशील देशों पे भी लगा दो जो ताकि वहाँ पे विकास हो सके। जबकि ये बिल्कुल एक निराधार और गलत साबित हुई समय के साथ। यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टडी में डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी महत्व दिया जाने लगा और बहुत सारे विचारक ऐसे आए जिन्होंने मुख्य तौर पर विकासशील देशों की ही बात की। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स
स्टडी करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ साथ, डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी शामिल करता है डेवलप्ड कंट्री के साथ साथ, और दोनों में ही कंपैरिजन करके सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस और मूलभूत प्रश्नों के उत्तर निकालने की कोशिश करता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पहला लेक्चर, और यू कैन से ये पहला सेशन था। और इस सेशन में हमने समझने की कोशिश की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, विभिन्न विचारकों ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को किस तरह से परिभाषित किया है, उसका नेचर क्या है, और उसमें हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, यानी कि स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।